ये है हमारा सरफेस, ठीक है, छोटा छोटा लिखूंगा, ये है हमारा सरफेस। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये है हमारा क्रस्ट। तो जो पहला किलोमीटर है, पहला जो हमारा जो पैरामीटर होगा कि कौन सी चीज कहां पर है, तो लेट अस सपोज जैसे सरफेस हो गया मेरा 0 किलोमीटर, तो क्रस्ट मेरा अप्रोक्सीमेटली, मैं फिर बता रहा हूं ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक मेरा क्या चलेगा, क्रस्ट ही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर पर क्रस्ट जाएगा, उसके बाद 100 से लेकर के फिर आगे 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, यहां तक जो लेयर जाएगा ये रहेगा मेंटल। आई होप इट्स क्लियर, दिख रहा होगा मेंटल लेयर। और फिर जब मैं और अंदर जाऊंगा, इसको मैं लाल कलर से बना देता हूं, ये वाला जो मेरा लेयर आएगा, ये लेयर 2900 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 6400 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 6378 किलोमीटर, 6368 किलोमीटर तक यहां पर हमारे अर्थ का कोर आ जाता है, ठीक है। एकदम अंदर का हिस्सा जो है वो यहां पर आ जाता है, बीच का हिस्सा। आप चारों तरफ से अर्थ के अंदर जाओगे तो चारों तरफ से जो अर्थ का सेंटर है वो ये पड़ेगा, अर्थ का सेंटर कितने किलोमीटर पर पड़ेगा, 6378 किलोमीटर। या फिर आप ये लगा लीजिए कि मोटे मोटे तरीके से 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको 3 लेयर्स जो मेजर लेयर्स हैं, उन 3 लेयर्स का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये क्लियर है। अब एक चीज और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, और वो है डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्या चीज पता होनी चाहिए, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन क्या है, इस लाइन पर क्रस्ट डिसकंटिन्यू हो रही है और मेंटल कंटिन्यू हो रही है, समझ रहे हो। और फिर ऐसे ही ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पर मेंटल डिसकंटिन्यू हो रहा है और दूसरा लेयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, ये डिसकंटिन्यूटीज वो बॉर्डर एरिया होता है, वो ट्रांजिशनल एरिया होता है अर्थ के अंदर, जहां से एक लेयर खत्म होता है, यानी कि उस लेयर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है और दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां से उस लेयर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो मिनरल्स की बनावट है, उसका जो सॉलिडनेस या लिक्विडनेस होगा वो बदल जाता है। तो वहीं से अगला लेयर स्टार्ट हो जाता है। तो जिन जिन वैज्ञानिकों ने, जिन जिन लोगों ने इन डिसकॉन्टिन्यूटीज का एक्सप्लोर किया है, इनका एवोल्यूशन किया है, इनको डिस्कवर किया है, उन्हीं के नाम पर ये रख दिए गए हैं। तो अगर मैं 3 लेयर बोलूं तो जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बीच में क्या है, इसके बीच में आता है मोहोरोविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मोहोरोविकिक किस किस के बीच में, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग विशार्ट, गुटेनबर्ग विशार्ट। यहां पर ये 2 वैज्ञानिकों के नाम पर है, पर ज्यादातर गुटेनबर्ग फेमस है, तो गुटेनबर्ग याद रखना, ठीक है। नाउ आई होप यू गॉट द डिफरेंस। ये मोहो किस किस के बीच में है, क्रस्ट और मेंटल, और गुटेनबर्ग किस किस के बीच में है, ये मेंटल और कोर। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर क्रस्ट मेंटल ऐसे लिख सकते हो, और यहां पर मेंटल और कोर ऐसे लिख सकते हो। ये बॉर्डर बना दिया मैंने, ये क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, और ये तो 2 डिसकंटिन्यूटीज आपके सामने आ चुकी है मोटे मोटे तौर पर। अब लेकिन क्या है कि यहां पर जब मैं इस क्रस्ट का, मेंटल का और कोर का भी हायर स्टडीज के लिए इनकी भी मैं जब डिटेलिंग करता हूं, इनका भी मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, तो मैं इस तरीके से क्रस्ट के भी 2 हिस्से बना सकता हूं,
ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, क्रस्ट के दो हिस्से बना सकता हूं। अब ये जो दो हिस्से मैंने बनाए हैं क्रस्ट के, तो अगर मुझे इनका नाम करना है तो इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, अपर क्रस्ट या फिर आउटर क्रस्ट, और इसका नाम रख दूंगा मैं लोअर क्रस्ट। ठीक है, लोअर क्रस्ट या फिर इनर क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल के भी मैं दो हिस्सा कर सकता हूं। ठीक है, आउटर, या तो मैं इसको बोलूंगा आउटर मेंटल, और या मैं इसको बोलूंगा इनर मेंटल, ऐसे ही। बट क्रस्ट का जो ये हिस्सा हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर पर हो रहा है, और जो ये ट्रांजिशन बाउंड्री है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बाइफरकेट कर रहा है, इसका नाम है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है। लाइकवाइज इसी तरीके से क्या हो रहा है यहां पर, इसी तरीके से मेंटल के भी ऐसे दो हिस्से मैं बना सकता हूं, ऐसे इस तरीके से दो हिस्से मैं बना सकता हूं। ये यहां 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये, तो एक यहां से यहां अपर हो गया और यहां से यहां लोअर हो गया। और जो डिसकंटिन्यूटी मेरी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, लोअर मेंटल और सॉरी लोअर मेंटल और अपर मेंटल को डिफरेंशिएट करती है, इसका नाम है रेपिटी। ठीक है, रिपीटी, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिफरेंशिएट करता है। लगभग 700 किलोमीटर पर आपको रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, 4500 किलोमीटर पर कोनराड मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मैं कोर को भी डिवाइड करूंगा, तो मैं कोर के भी ऐसे दो पार्ट्स कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन। और ये जो पार्ट है मेरा 5100 किलोमीटर पर होगा, 29 से 5100 अपर कोर, अपर कोर और लोअर कोर। लोअर को मैं इनर भी बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इनर या आउटर वर्ड। ठीक है, कितने पर, 5100 किलोमीटर पर। और इसी तरीके से क्योंकि दोनों की फिजिकल कॉम्पोजिशन यहां पर अलग अलग है, तो यहां पर लेहमन डिस्कंटिन्यूटी है, LEHMAN, जो कि अपर कोर और लोअर कोर में डिवीजन कर रहा है। सो इस तरीके से मुझे बेसिकली 5 यहां पर डिसकंटिन्यूटीज मिल रही है, कोनराड, मोहो, रिपीटी, गुटेनबर्ग, विशार्ड और लेहमन। मुझे डिसकंटिन्यूटीज पर जरूर फोकस करना है, इसका ट्रिक आपको आगे मिल जाएगा। और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि मेरी मेजर लेयर्स कहां कहां पर खत्म हो रही है। देखो, अच्छे लेवल के पेपर में कभी कभी क्या करता है कि रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी कितने किलोमीटर पर है, मोहो कितने पर हो सकती है अप्रॉक्स, गुटेनबर्ग कितने पर होता है, ये पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी मतलब बहुत रेयर है। बट आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए ये जो लेयर्स हैं मोटे मोटे तरीके से अर्थ के, ये जो 3 लेयर्स हैं। और अब मैंने उसका 3 का क्या कर दिया है, तीनों को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तीनों को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी। अभी मैंने सिर्फ लेयर्स के नाम, दिस इज द नेम ऑफ द लेयर, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां डिस्टेंस बताया है और यहां पर मैंने डिसकंटिन्यूटीज बताई है, दैट्स इट। इतना ही मैंने अभी आपको बताया है। अब इनका यूटिलाइजेशन करके आपको अच्छा एक लेयर और है, आपको पता ही होगा वो लेयर, शायद मैं यहां पर मिस कर गया, ये अपर मेंटल का ही पार्ट है, ये अपर मेंटल का ही पार्ट है। देखो, ये जो आउटर मेंटल है इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है ये। ठीक है, ये लेयर आपको लगभग लगभग 200 किलोमीटर तक मिलेगा। और इस लेयर का नाम क्या होता है, मैं रेड से नहीं लिखूंगा वरना शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, ये क्रस्ट के नीचे जिस पर प्लेट्स तैर रही हैं, जिस पर आपकी कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो कर रही हैं, जो मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक में, ये वाला लेयर एस्थेनोस्फेयर का यहां है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे है और आउटर मेंटल का हिस्सा है। तो ये तो हो गया सर नेमिंग कन्वेंशन।
नाउ अब इसके आगे इन लेयर्स की थोड़ा सा डेंसिटी देखते हैं, ठीक है, डेंसिटी देखते हैं, इंपॉर्टेंस के बेसिस पर मैं जा रहा हूं, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले लिख दिया। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब आप सब लोग समझते हैं क्या होता है डेंसिटी, व्हाट इज बेसिकली डेंसिटी इज ऑल अबाउट, मींस एक एरिया में कितने पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी सरफेस है यहां पर 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। तो जहां कोर खत्म होता है, क्रस्ट खत्म होता है, यहां तक आते आते 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कभी कभी क्या है कि वो पूछ लेगा कि सरफेस पर डेंसिटी कितना है, ठीक है, और वो पूछेगा कि क्रस्ट पर डेंसिटी कितना तक हो सकता है, तो क्रस्ट पर लास्ट 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जाएगा। कभी कभी ये कैपिंग भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेंसिटी, तो इस ये भी दे सकता है। मेंटल तक आते आते, जहां मेंटल खत्म होगा वहां तक आते आते 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि एक तरीके से हमारे अर्थ का मिड पॉइंट भी है। देखो 3000 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर का लगभग आधा ही तो हुआ ना 3000 किलोमीटर। तो जो अर्थ का एवरेज डेंसिटी है वो आपको यहां मिलेगा एकदम मेंटल पर, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में कराया था ना अर्थ एवरेज डेंसिटी, ये मैंने लिखवाया भी था अर्थ का एवरेज डेंसिटी जब मैं आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी करा रहा था। तो मेंटल पर जो 5.5 ग्राम आता है उतना ही अर्थ का है, और उसके बाद कोर पर जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपसे पूछेगा कि सर मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है, तो मैक्सिमम डेंसिटी हमारे अर्थ के सेंटर में होगी ना। भाई सेंटर में कैसे होगा, लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ है, ये बॉल है, तो इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से, सब जगह से प्रेशर पड़ेगा। तो डेंसिटी, आप कोई चीज को ऐसे पिचकाते हो तो बीच में ही तो पड़ता है सबसे ज्यादा प्रेशर, तो इसीलिए डेंसिटी, पार्टिकल सबसे ज्यादा वहीं इकट्ठे होंगे, इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी ये है। तो अर्थ का एवरेज डेंसिटी मिल गया है, और अर्थ के सरफेस का लोवेस्ट डेंसिटी 2.6 ग्राम, कहीं कहीं पर देखो 2.7 देगा, 2.7 ग्राम देगा, तो प्लीज लड़ना मत, ये इतना एग्जैक्ट बाल की खाल नहीं निकाली जाएगी। 2.6 2.7। बाकी थ्योरी किस तरीके से करना है वो इसकी हम लोग थ्योरी नहीं, अलग अलग से थ्योरी हमने नहीं करनी है, वो हम स्लाइड से निकालेंगे थ्योरी, ठीक है, क्योंकि वो डबल एक्सरसाइज हो जाएगी, वो सब स्लाइडों में है, तो इसका डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ये पता लग गया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, कहां पर कितना डेंसिटी है, कहां पर कितना डेंसिटी है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताऊंगा, नेम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, डेंसिटी हो गया। अब फिजिकल कॉम्पोजिशन, या पहले केमिकल कॉम्पोजिशन बनाता हूं। मतलब कि कौन से लेयर में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है। भाई देखो एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट्स है अर्थ पर। कहीं लाइटर एलिमेंट्स बाहर हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि बाहर हैवियर एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन बाहर हैवियर एलिमेंट्स कम है, लाइटर ज्यादा है, और अंदर तक जाते जाते जाओगे तो फिर अंदर हैवियर एलिमेंट्स ज्यादा है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट को हम लोग सियाल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल। किसको बोलते हैं, क्रस्ट को। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सिलिका एल्यूमिनियम। यानी कि यहां पर ये दो एलिमेंट्स डोमिनेंट है, तो इसके नाम पर रख दिया, ये नामकरण कर दिया जी भाई साहब, बढ़िया है, नामकरण करना भी चाहिए। इसी तरीके से जो मेंटल है इसको हम सीमा लेयर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर एस का मतलब हो गया सिलिका और एम ए का मतलब हो गया मैग्नीशियम, तो यहां पर ये दो एलिमेंट्स डोमिनेंट है। और इसी तरीके से जो कोर है इसको हम निफे बोलते हैं, एनआई का मतलब हो गया निकल, ठीक है, और
Fe का मतलब हो गया फेरस, फेरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आयरन। ये सबसे हैवी एलिमेंट्स है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। कौन सा लेयर सियाल है, कौन सा सीमा है, कौन सा निफे है, ये मैंने पीछे कॉम्पोजिशन में भी बताया है। दूसरी चीज जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसी से इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन भी आता है। फिजिकल कॉम्पोजिशन का मतलब कि कौन सा लेयर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। तो अगर आपसे वो फिजिकल कॉम्पोजिशन पूछता है तो क्रस्ट हमारा सॉलिड है। देखो यहां पर ध्यान देना, क्रस्ट सॉलिड है, ये क्रस्ट है ना, अपर क्रस्ट सॉलिड है, लेकिन जो लोअर क्रस्ट है ये सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया हमारा टेक्टोनिक में एस्थेनोस्फेयर के साथ मिला हुआ है। और आप देखो कि जो एस्थेनोस्फेयर है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, जिसके लिए एक वर्ड और यूज होता है ज्योग्राफी में, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक बोलो, लिक्विड बोलो, या फिर मोल्टन बोलो। मोल्टन, मोल्टन, प्लास्टिक, लिक्विड, तीनों का मतलब यहां पर एक ही है। तो एस्थेनोस्फेयर लिक्विड है और ये सॉलिड वाला हिस्सा लिक्विड के साथ यहां पर मिक्स हो रहा है कहीं ना कहीं पर कन्वेक्शनल करंट की वजह से मैग्मा बाहर आ रहा होगा, यहां फंस रखा होगा बीच में, तो सेमी सॉलिड है आपका लोअर क्रस्ट। हाँ, ऑन एन एवरेज देखा जाए कि मैं सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ क्रस्ट पूछेंगे तो ज्यादातर सॉलिड ही निकलेगा। मगर भैया हमको तो डेप्थ में भी जानना है ना, हमको अगर वो उसने अपर लोअर करके पूछ लिया बाकी एस्थेनोस्फेयर आपका टोटली मोल्टन है, और जो अपर मेंटल का ज्यादातर कॉम्पोजिशन बनता है वो बनता है सेमी मोल्टन। मैं फिर बता रहा हूं, सेमी मोल्टन बोलेगा या फिर सेमी लिक्विड बोलेगा, एक ही बात है। ठीक है, और लोअर वाला भी सेमी मोल्टन ही है, वो भी उतना लिक्विड नहीं है। लेकिन जो अपर कोर है ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड, या फिर एक वर्ड और यूज कर सकता है प्लास्टिक, या फिर मोल्टन वर्ड और यूज कर सकता है। और जो इनर कोर है वो एकदम सॉलिड है, ये सॉलिड है। और इस पर क्वेश्चन बन भी जाता है कि आउटर कोर जो है वो सॉलिड क्यों है, और ये सॉरी वो आउटर वाला लिक्विड है तो अंदर वाला सॉलिड क्यों है, इस पर क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है अभी मैं आपको वो भी बताता हूं। पहले यहां पर एक चीज देखते हैं, रेड कलर से करते हैं, लाल छड़ी मैदान खड़ी। टेम्परेचर, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सरफेस पर कितना टेम्परेचर है हमारा, ऑन एन एवरेज में 15 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं। ठीक है, सरफेस पर ऐसे यहां पे, तो क्रस्ट जहां तक खत्म होता है मोटा मोटा वहां तक, मतलब मैं अप्रॉक्स लेकर के चल रहा हूं, 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जहां तक हमारा मेंटल खत्म होता है यहां पर 4000 डिग्री सेल्सियस तक खत्म हो जाता है, और जहां पर कोर खत्म होता है वहां पर 6.5 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डेंसिटी और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखो, डेंसिटी जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, दो चीजें ध्यान देना। ठीक है, व्हाट इज इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग इनसाइड, और कभी कभी आप तो पढ़ रहे हो, लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो एज वी आर गोइंग इनसाइड फ्रॉम सरफेस टू कोर, लेकिन आपको वो पेपर में देगा कोर से सरफेस। हमेशा ध्यान देना, आदमी की एक हैबिट होती है, वो सीधा चलता है, सीधा पढ़ता है, और जब उससे वही चीज को उल्टे करके लैंग्वेज घुमा दें तो वो घूम जाता है। घूमता कि नहीं घूमता, जैसे हम पढ़ रहे विच इज करेक्ट, और वहां क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर विच इज इनकरेक्ट, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। तो यहां भी ऐसे ही होता है, मैं तो आपको इंक्रीजिंग पढ़ा रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, बट वो पूछेगा कोर से क्रस्ट में जाएंगे तो क्या होगा। अब कई बच्चे क्या है कि जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर की वजह से इतना सेंसिबली ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो बेसिक सा सवाल भी जो है ना, अपना भी नाम कई बार गलत हो जाता है। वो पूछेगा अपना नाम लिखो विथ सरनेम फर्स्ट, तो आदमी फिर भी पहले अपना नाम और बाद में सरनेम लिख देता है, जबकि सरनेम पहले पूछा है तो भैया पहले सरनेम लिखो ना, बाद में अपना फर्स्ट नेम लिखो। तो ये चीजें हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। नाउ
ये हमारा आगे एनालिसिस का विषय रहेगा, जहां हम डिस्कस मतलब अर्थ के इंटीरियर से एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या बनेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। कि यहां पर लगभग देखो जो आउटर कोर है वहां 5000 डिग्री सेल्सियस है और इनर कोर है 7000 डिग्री सेल्सियस है। और कॉन्सेप्ट बोलता है कि जैसे जैसे में भाई यहां भी पत्थर है, यहां भी पत्थर है, यहां भी पत्थर है, यहां भी पत्थर, सब पत्थर ही तो है, सारे के सारे एलिमेंट्स मिल करके मिनरल्स बन रहे, मिनरल्स बन करके सब ओर्स बने हुए, रॉक्स बने हुए। तो मैं अगर 15 डिग्री पर कुछ हीट करता हूं और 4000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूं तो ये तो लिक्विड होता जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का बोलता है कि मैं कोई चीज गर्म करता जाऊं, गर्म करता जाऊं, तो वो सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चाहिए। जैसे आप पानी उबालते हो, बर्फ, बर्फ रखो फ्राई पैन में, उबालो, टेम्परेचर दो, लिक्विड, और देर तक रहो गैस। तब आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लगाना है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यह बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मेंटल का लिक्विड होने में टेम्परेचर डोमिनेंट फैक्टर है। आप मेरी बात समझना, ठीक है। मेंटल लिक्विड इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बहुत गर्म है। प्रेशर यहां पर उसका जो पार्टिकल्स का प्रेशर है वो उतना उसको मतलब डोमिनेंट फैक्टर के रोल में नहीं आ रहा है, उसकी डेंसिटी पे, समझ रहे हो। तो प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर प्रेशर जो है उस वो फर्क पड़ रहा है कहां पर, ये इनर कोर पे। इनर कोर सॉलिड हो जा रहा है, हालांकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां टेम्परेचर प्राइमरी फैक्टर नहीं है मटेरियल्स की डेंसिटी के। यहां पर जो उसका डेंसिटी है वो बढ़ रहा है, और डेंसिटी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जा रहा है। यहां पर आपको पता प्रेशर लगभग लगभग, प्रेशर भी बता दूं मोटा मोटा, एक यहां पर लिख देता हूं प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। देखो ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट शायद ही आपने किसी ने, सी लेवल पर 1013, आप जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना प्रेशर का कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं 1013.25 मिलीग्राम, है ना। 101.25 मिलीग्राम है, मिलीग्राम क्या ना, मिली बार, क्योंकि प्रेशर बार्स में कैलकुलेट होता है। तो यहां पर हमारा जो प्रेशर है वो इतना है, थोड़ा सा और छोटा कर दिया मैंने, दिक्कत तो नहीं है ना समझने में। ये हमारे सी लेवल पर, समुद्र तट पर इतना प्रेशर है। अब प्रेशर जैसे जैसे अंदर जाओगे ना, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है अर्थ के इंटीरियर का, है या नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर। ये तो बढ़ता जाएगा, मिली बार, पास्कल, बार, पास्कल, गीगा पास्कल, ऐसे करके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं प्रेशर के लिए। आपको पता कोर तक आते आते लगभग 350 गीगा गीगा पास्कल हो जाता है। सोचो, गीगा बाइट जैसे हम कहते हैं ना, पास्कल, मेगा पास्कल, ऐसे ही गीगा पास्कल, गीगा मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है इसके सामने, तो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर प्रेशर एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, और क्योंकि प्रेशर एक डोमिनेंट फैक्टर होता है तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से आउटर कोर, इनर कोर आपका सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ध्यान देना। देखो आपको ऐसे चलाना है, जब चलो वो मैं कोर बताऊंगा तो सर मैं डेंसिटी पहले लिखूं, उससे प्रेशर बढ़ता है और उससे फिर ये सॉलिड होता है, नहीं। प्रेशर इंक्रीजेस द डेंसिटी एंड देन इट बिकम्स सॉलिड। तो प्रेशर इज द वर्ड दैट विल कम फर्स्ट। डेंसिटी तो देखो जो एलिमेंट है, रॉक है, उसकी डेंसिटी तो प्रेशर पर डिपेंड करती है ना, तो प्रेशर पहला डोमिनेंट फैक्टर है। हम प्रेशर और टेम्परेचर पर हम लोग वहां पर गेम खेल रहे हैं। दिस इज वेयर, देखो यहीं पर बच्चों को नहीं पर, यहीं पर तो चीजें क्लियर नहीं कराई जाती। वो बोल देंगे यार क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है इसलिए। अरे भाई लेकिन डेंसिटी ज्यादा क्यों है बताओ, डेंसिटी बताइए क्यों ज्यादा है, ये तो बताना पड़ेगा ना, क्यों प्रेशर क्यों ज्यादा है। फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलपिंग फ्रॉम द कोर,
ये यहां तक की कहानी समझ में आई? ये कहानी समझ में आई आपको? अब इसी में मैं आगे जा रहा हूं, आपसे 2-3 फैक्टर्स और पूछेगा इसके एनालिसिस से, इसी के एनालिसिस से आपसे ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा कि कौन से लेयर का वॉल्यूम कितना है और कौन से लेयर का मास कितना है। मास समझते हो? मास, वेट समझ लो। यहां पर मास का मतलब क्या हो गया? भारी। वेट कैसे डिफाइन होगा? एरिया और जो उसमें मटेरियल है उसके हिसाब से डेंसिटी। और वॉल्यूम का मतलब एरिया ही हो गया, 3 डायमेंशनल एरिया, इसलिए वॉल्यूम हम बोल रहे हैं। तो आपको पता है जो ये कोर है, सॉरी क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये टोटल का सिर्फ और सिर्फ 0.5% एरिया कवर करता बस। लेकिन जो ये हमारा मेंटल है, ये जो मेंटल है, ये तो मेंटल है, ये इसके पास बहुत एरिया है। इसके पास, मेंटल के पास जो एरिया है वो है लगभग 83.5% एरिया। टोटल कितना हो गया? 83 प्लस 0.5, 84। तो अब कितना एरिया बच गया आपके पास? 16%। तो 60% वॉल्यूम कोर का है, 83% वॉल्यूम मेंटल का है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच लेयर हैज द लार्जेस्ट एरिया, कौन सा लार्जेस्ट एरिया या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारी पृथ्वी का ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या है, ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या है। तो अब क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये है, मेंटल है। और मास बनता है एरिया, इतने एरिया में कितना एलिमेंट है और उन एलिमेंट की डेंसिटी कितनी है। तो क्योंकि आपको पता है अंदर जाते जाते भारीपन ज्यादा है ना, हैवियर एलिमेंट्स ज्यादा है, तो मास जो कोर का, क्रस्ट का बनता है वो सिर्फ 0.2% बनता है पूरी अर्थ का, 0.2% ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का 0.2। लेकिन जो मेंटल है इसका बनता है 67.8%। ठीक है। अब देखो इसका वॉल्यूम 83 है, लेकिन थोड़ा सा एवरेज मटेरियल है ना इसके पास, ना ज्यादा डेंसिटी वाले ना कम डेंसिटी वाले, तो इसलिए इसका जो मास बन रहा है वो पूरे अर्थ का 68%। फिर भी मैक्सिमम हाईएस्ट मास किसका है? तो हाईएस्ट मास भी मेंटल का ही है, वॉल्यूम भी उसी का है, वो भी है, बस फर्क है। अब आपके पास कितना बच गया? 32। तो 32% जो मास है अर्थ का वो कोर का है। अब देखो कोर का वॉल्यूम 16% है, लेकिन मास इसका डबल हो गया अपने वॉल्यूम का। ये बड़ी चीज है ना। देखो 16% का डबल क्या होता है? 32%। ऐसा क्या कारण है कि मेंटल का वॉल्यूम जो है वो तो, सॉरी, कोर का वॉल्यूम 16 और मास डबल हो गया, ऐसा क्यों है? जबकि यहां उल्टा है, देखो यहां पर 83 वॉल्यूम है और मास कम है। मेंटल का वॉल्यूम अपने मास के साथ कंपेयर कर, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सेल्फ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस। तो अपने मास के साथ अगर ये मेंटल के और इसके कंपैरिजन हो रही है, तो इसका मास इसलिए कम हो रहा है अपने वॉल्यूम से क्योंकि मेंटल पर एवरेज डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोर पर हैवीएस्ट डेंसिटी एलिमेंट्स है। अर्थ के सबसे हैवी एलिमेंट्स यहीं पर है, तो सबसे ज्यादा हैवी चीज यहां होगी तो इनका वजन भी तो ज्यादा होगा ना, इनका वजन ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, वेट का मतलब क्या होता है? मास। तो इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट उल्टा है। कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं कि ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो वॉल्यूम, मास और इसका भी मैंने एनालिसिस बता दिया है। और अगर आपसे यहां पर, क्योंकि ये डायग्राम मैं पूरा कर देता हूं, तो अगर आपसे सीस्मी वेव्स पूछेगा कि कौन कौन सी वेव कहां कहां करती है, तो सबसे ऊपर वाले में तीनों वेव्स जाएंगी, क्रस्ट में PSL, और मेंटल में सिर्फ P और S, और कोर में सिर्फ P वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, कोर में सिर्फ P वेव ट्रैवल करती है। अब ऐसा क्यों है वो आगे देखेंगे, बट एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर लीजिए। तो दिस इज द मास्टर डायग्राम ऑफ द layers of the atmosphere wherein I have
मतलब गिवन ऑल द एनालिसिस, मैंने इसका मतलब एक तरीके से सारा एनालिसिस आपको एक निचोड़ दे दिया है। अब इसके ऊपर हमने कल थोड़ी सी जो ये मैं